बिना किसी लॉजिक के किसी का अंधभक्त नहीं होना चाहिए। उस पर जी विवेचन करना चाहिए और क्या कुछ परफॉर्म किया गया है इसको परीक्षण करना चाहिए। जी यदि जी जी। विद्वान लोग भी अंधभक्त बनेंगे तो इस नहीं देश नहीं, का इसमें तो बुरा ही अंधभक्ति, होगा। नहीं अंधभक्ति की बात नहीं है। आप देखिए, जो जो जितना जो कुछ भी कार्य मोदी जी ने किया है अपने कार्यकाल में, क्या क्या किया है वो वो बता, 1 2 3 4 बताइए क्या क्या किया है। जो भी बचा 370 नहीं, धारा, मैं आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ कि क्या 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 किया है। जो जो भी अभी जितना तक किया है। आप 1 2 3 तो कहिए ना, हम उस पर चर्चा करेंगे जैसे ना मान एक एक करके। लीजिए अपने कश्मीर से 370 धारा हटाया है हाँ, ना। राम एक मिनट, मंदिर, राम मंदिर आर्टिकल का जस्ट मिनट, आर्टिकल 370 हटाना मोदी जी का कार्य नहीं था, ये बीजेपी की लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट था। हाँ, मोदी जी ने एक घटिया डोमिसाइल पॉलिसी, जिससे आर्टिकल 370 जैसा ही जो है ना निष्कर्ष निकल रहे हैं, वो जरूर बिना किसी चर्चा के प्रतिस्थापित की। जी जी जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल पॉलिसी अन्य राज्यों से भिन्न क्यों है? जी। सभी पद जो है वहाँ लोकल्स को क्यों जो है ना दिए गए हैं? जो वहाँ हम्म। जो वहाँ 15 साल की अब ये क्या एक्चुअली है, क्या जो देखिए 15 साल वहाँ ना रह, जस्ट मिनट, जो 15 साल वहाँ ना रह रहा हो और 7 साल की शिक्षा ना हो, वहाँ तो उसे हम्म, डोमिसाइल नहीं मिलेगा और सभी पद जो है ना उन्हीं लोगों को आरक्षित होंगे, ऐसा क्यों? अब वहाँ की पब्लिक को अपने ऊपर उसमें लेने के लिए नहीं 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 नहीं। उन्होंने सभी जो है देशद्रोहियों को अपने घर में लंच पार्टी दिया और उसके फोटो पब्लिश किए। जो अब वो देशद्रोही थे, तो जिनके कारण जो है कश्मीर में जी बगावत आई, वो शेख फारूक अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति, उसके विरुद्ध अपराध हम्म, पंजीबद्ध करके जो है ना उसे जेल में क्यों नहीं जाना चाहिए? हम्म, आर्टिकल 35A जब हटाया गया तो आर्टिकल हम्म, 35A तो संविधान हम्म, में ही बिना पार्लियामेंट में गए कैसे घुस गया? तो उसे जो हम्म, है हटाने की बजाय शून्य घोषित करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो हम्म, असंवैधानिक था। वो हम्म। वैधानिक तरीके से संविधान में नहीं घुसा है तो उसे नल एंड वॉइड घोषित करना चाहिए था या हटाना चाहिए था, मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ ठीक, वो वही वही है। मैं नहीं नहीं वही नहीं मगर अब देखिए क्या है। इसकी गहराइयाँ देखिए हम लोग नहीं देखिए विनेश्वर आनंद जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों एक चीजें नहीं है। जी क्योंकि यदि हम उसे नल एंड वाइट कहते तो उसमें जी जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिए हैं उनको हम जी, री एग्जामिन करके रीसेटल करते। हम्म। वो तो नहीं किया। अब वो जितना जो कुछ कर सकते रहे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में रहा नहीं, होगा वो किया या तो होगा। फिर वो या तो फिर वो ये एक्सप्लेन करें कि साहब हम ऐसा, तो फिर पूरी पूरी उनकी क्रेडिट उनके खाते में कैसे जाएगी? आर्टिकल हम्म, 370 भाजपा का लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट है, राइट? हम्म, लॉन्ग हम्म, स्टैंडिंग, दैट हैज नथिंग टू डू विद द मोदी, नंबर वन। नंबर टू, हम्म, आपने उसे हटाया तो घटिया डोमिसाइल पॉलिसी लाई। नंबर हम्म, तीन, आपने आर्टिकल 35A हटाया। मैं कह रहा हूं कि हम्म, आर्टिकल 35A पार्लियामेंट ने नल एंड वॉइड क्यों घोषित नहीं किया? क्योंकि वो तो पार्लियामेंट में गए ही नहीं था। तो क्या कोई हम्म। आर्टिकल बिना पार्लियामेंट में गए क्या संविधान का हिस्सा बन सकता है? सब अगर चल तो रहा तो संविधान जैसे ही स्थित था वो। मैं ये हाँ? कभी भी जो है पार्लियामेंट में नहीं गया है। इसे अच्छा पार्लियामेंट अच्छा। के द्वारा पारित नहीं किया गया। मगर लागू तो था ना जवाहरलाल सब। नेहरू ने, जस्ट ए मिनट, जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे दबाव बनाकर इसे नोटिफिकेशन के लिए भेजा, जिसे डॉक्टर हम्म, राजेंद्र प्रसाद ने 8 पॉइंट लिखते हुए वापस किया। इन्होंने हम्म, इसे दोबारा वापस भेज दिया, कहा कि आप इसे जो है ना करिए और हम आपसे हम्म, चाय पे चर्चा कर लेंगे। जी तो जी। एक असंवैधानिक एक्ट जो है माननीय जवाहरलाल नेहरू के घर की खेती थी, जो चाय पे चर्चा करेंगे। क्यों जी चाय पे चर्चा करेंगे? वो जी दस्तावेज जो है पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाए गए? जी जी। वो कांग्रेस के देखिए विरुद्ध अभी भर्त्सना प्रस्ताव क्यों? अभी देखिए, देखो आपको जवाब अभी तो जो देना पड़ेगा, यदि आप उनकी बात करेंगे तो जवाब देना होगा। नहीं, देखिए कुछ बात तो क्या है, जैसे हम लोग भी उतनी गहराई पर उसको नहीं जानते लेकिन मैं समझते तो हैं। गहराई से कह रहा हाँ? हूँ ना, मैं तो माननीय तो जवाहर मैं तो आप उस माननीय नरेंद्र क्षेत्र। मोदी से दबाव मांग रहा हूँ, वो आपको ना मुझे दे दें। जी जी जी। तो मैं तो रोज उनसे जवाब अगर मांगता हूँ और मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि भैया ये कानून बना दीजिए, हमने आपको, जस्ट ए मिनट, यदि मगर अभी नरेंद्र हम मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं तो उसमें मैथिली
गुप्त जैसे बहुत सारे लोगों का वोट भी है, राइट। और हाँ। हर भारतीय को जिसने जो है, जिसके आप प्रधानमंत्री हैं, उसे आपकी से अपेक्षा होती है, और उसका हक भी है कि वो अच्छे हम्म कानून की अपेक्षा करे। तो हम्म आप हम्म एक हम्म बताइए, कांग्रेस ने एक घटिया कानून जिसका नाम है वर्शिप प्लेसेस एक्ट, जिसके हम्म सेक्शन 4 में न्याय की भीख मांगने का हक जो है ना भारतीयों से छुड़ा लिया है। विनय हम्म, आनंद जी, विनेश्वर आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जी। किसी भी कानून को जिसमें रिकोर्स टू जस्टिस ना हो, वो भारतीय संविधान के तहत ऐसा कानून बनाया जा सकता है क्या? मगर मेरा मानना अब है कि ऐसा कानून असंवैधानिक है। जी जी जी। फिर माननीय नरेंद्र मोदी से कहा गया इसे हटा अब देखिए, दीजिए। नहीं तो जितने भी कांग्रेस के कार्यकाल में जो कानून बनाए गए हैं हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, वो सब यही तो हुए हैं ना। तो फिर इन्होंने नहीं उनमें से एक को ये रिपील किया बताइए, क्या? अच्छा नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए 10 मिनट अब जो है 10 साल होने को जा रहे हैं, इनके जी। पास जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी है। और हम्म किसी भी चीज को रिपील करने के लिए हाँ की जीत और ना की हार करना होती है। तो हम्म फिर क्यों रिपील नहीं कर रहे हैं आप? और जब जब कि मैथिली शरण गुप्ता रोज कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने आपको इसीलिए चुना था। आप नहीं हम्म करेंगे तो 2024 में मैथिली शरण गुप्त कर देंगे। हम्म, मैं तो रोज ये बात कह रहा हूँ ना। मैं ये कह जी रहा जी। हूँ, इस देश में जो दंगे फसाद हो रहे हैं, इसमें सभी हम्म राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। आप हम्म जबलपुर मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपको मालूम है कि 92 का दंगा जो है ना अर्जुन सिंह जी ने कराया था। आपको मालूम हम्म, है बाहर से हथियार बुला के बांटे गए थे। जी जी। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर कह रहा हूँ, ये मेरी जानकारी है। जी 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 जी। तो ये तो सब आप सभी राजनेता घटिया हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। और जी। भाजपा, यदि यदि कांग्रेस महादुष्ट है तो भाजपा भी शरीफ नहीं है, वो भी दुष्ट तो पक्का है। अच्छा ये बताइए, वक्फ बोर्ड आप जैसा अच्छा ये कानून। बताओ, अब मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ। 2000 के नोट अभी डिमोनेटाइज किए गए। हम्म 2000 के नोट आम आदमी के पास तो है, ठीक है ना? हम्म तो इन्हें खाते में क्यों जमा नहीं कराया गया? और जमा करने वाले को पेन स्लिप या अपनी आइडेंटिटी देना चाहिए था, जिसे इसमें स्कैन करके इनके अकाउंट में टैग करना चाहिए थी। अब आप हम्म जाइए और उसे अक्रॉस द काउंटर जो है ना ले लीजिए, ना आपको पेन स्लिप भरना है ना कुछ भरना है। क्या ये हम्म माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच को नहीं दर्शाता है कि सब अवैध पैसा हमारे ही जो है ना भ्रष्ट अधिकारियों और हमारे भ्रष्ट नेताओं के पास है? हम्म, मुझे तो यही दिखता है। नहीं तो माननीय मेरे को नरेंद्र मोदी जी जवाब दे दे कि उन्होंने ऐसा क्यों हम्म, नहीं किया। आपको ये मालूम है 2016 में एज ए सिटिंग डीजी मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था, उसमें तो मेरी 6-7 साल की नौकरी बची हुई। जी जी जी। उस समय हमने इनको पत्र लिखा था, 18 पॉइंट लिखे थे, और हमने कहा था कि ये यदि आप कर लेंगे तो आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा। हम्म जिसके 3-4 पॉइंट मैं आपसे फिर से शेयर कर लेता हूँ। उसमें था कि हम्म ये एक्सचेंज बिजनेस को बंद करिए। जनधन आवास के तहत आपने बहुत सारे खाते ऑलरेडी खोल दीजिए, कुछ रह गए हैं तो अधिकारियों को घर घर भेजिए, बचे हुए खाते खोल दीजिए। हम्म दूसरा सुझाव था कि सभी पैसा अकाउंट में जमा किया जाए, और जो जमा हम्म करा रहा है उसकी आइडेंटिटी को कैप्चर करके ट्रांजेक्शन से लिंक करिए। तीसरा हम्म था कि सभी खाता धारकों को जो है ना मार्च में जो है ना उनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड प्रिंट कराइए, और हर व्यक्ति को डिलीवर कर दीजिए। पहले बड़ा हम्म खाता धारकों को कर दो, फिर धीरे धीरे छोटों को भी कर दो, राइट। हम्म तीसरा पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है बड़ी संख्या में लेके सब जगह बांट दीजिए, तो ना कहीं लाइन लगती ना कहीं कुछ लगता है। आपको हम्म, मालूम है मिस्टर विनेश्वर आनंद जी कि जी। जितना पैसा सर्कुलेशन में था, उससे ज्यादा पैसा जो है सिस्टम में लौट के आया। इसका मतलब है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम ने काउंटर फिएट करेंसी को भी स्वीकार किया है। इसके लिए माननीय बिल्कुल किया नरेंद्र होगा, मोदी जी जवाब देंगे? बिल्कुल किया होगा। और नहीं अब नहीं मार्केट में चलिए नहीं ना, तो नहीं, मार्केट। देखिए देखिए, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो सुप्रीम हम्म कोर्ट ने 4-1 के, एक व्यक्ति असहमत भी था कि साहब हम्म माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये निर्णय लेने का हक है। मैं तो ये कह ही हम्म नहीं रहा हूं कि निर्णय लेने का हक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश हित में हर निर्णय लेने का हक होना चाहिए, मेरा तो उल्टा मानना है, राइट। हम्म मैं तो ये हम्म कहूंगा कि क्या माननीय प्रधानमंत्री के निर्णय में बुद्धिमत्ता और पर्याप्त सतर्कता थी क्या? तो उसका जवाब है हम्म नहीं। उसका जवाब एक ही है, नहीं। हम्म लोगों को कितनी असुविधा हुई, आपने क्या हासिल किया? हम्म अभी 2000 का नोट आपने अक्रॉस द काउंटर जो किया गया है, क्या ये दुष्टता का परिचायक नहीं है कि हम काला बाजार भ्रष्ट अधिकारियों के पास, जिनके पास ये पैसा पड़ा हुआ है, उसको हमने
आइडेंटिटी को जो है ना छिपाते हुए उनको बदलने का मौका दिया है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं कि 2024 में मैथिली शरण गुप्त तो पूरे सभी पैसों को डिमोनेटाइज करके पूरा डिजिटल कर देंगे और इसमें 2% ट्रांजेक्शन फीस भी लाएंगे, जिससे इतनी धन का वर्षा होगी कि अकेला इससे इतना पैसा आएगा कि हम इसी के बिना पर जो है देश को टैक्स फ्री कर पाएंगे। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के काला बाजार वाले कहाँ जाएंगे पैसा लेके? और माननीय नरेंद्र मोदी जी तो विदेशों से पैसा नहीं लेके आ पाए हैं। यदि इन विदेशों के पैसे वालों को यदि पैसा चाहिए होगा तो वो अकाउंट का हिसाब देके हमारे पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? नहीं तो उनका पैसा जो है ना नल एंड वॉइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी जी नहीं, हाँ या नहीं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो वो तो नहीं कर पाए 10 साल के टर्नओवर, जो मैथिली शरण गुप्त जो है ना तत्काल कर देंगे विद इन नो टाइम। तो कोई ना कोई तो जवाब दे ना, आप जवाब दीजिए यदि आप जो है ना उनके बंद भक्त हैं। नहीं तो आप मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े होइए, नहीं तो आप देश के साथ खड़े होइए, नहीं तो आप अपराध मुक्त भारत के साथ खड़े होइए, नहीं तो आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ खड़े होइए। बिना लॉजिक दिए आपको अपने विवेक का सही उपयोग करना पड़ेगा। जी जी। आपको कहना पड़ेगा कि आप क्यों माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो, और आप जो भी कहेंगे हम उस पर बहुत शांति के साथ विस्तृत ब्यौरा देते हुए बात करूंगा, तर्कों के साथ बात करूंगा मैं। देखिए मेरा जहाँ तक अभी सोचना है ना कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है वह है देश में रोहिंग्याओं का घुसपैठ, है ना। उसके लिए उन्होंने क्या कोई कानून बनाया? क्या उसको उन्होंने ठीक ढंग से इन्फोर्स किया? क्या आपने जो है ना वेस्ट बंगाल के चुनाव के वो क्लिप देखी है जिसमें जो है ना सामने सीआईएसएफ और बाकी फोर्सेस दब कर रही हैं और रोहिंग्याई बड़ा सा लठ अपने जो है ना पीठ के पीछे छिपाए हुए चल रहे हैं सामने, कि मतलब यदि मौका आएगा तो फोर्स को पीटेंगे। ऐसे वीडियो मैंने देखे तो आपने भी देखे होंगे, जरूर देखे कि नहीं देखे आप? जी जी। तो वो उन वीडियो के ऊपर जो है ना उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए थी कि नहीं होना चाहिए थी? बिल्कुल। पुलिस को जो है स्वयं जो है विवेक से अपराध पंजीयन का अधिकार है कि नहीं है? यदि ममता जी की गवर्नमेंट संवैधानिक मशीनरी के अनुसार जो है ना अपराधों का संज्ञान नहीं ले रही है तो माननीय नरेंद्र मोदी के गवर्नर को लज्जा नहीं आती है, जो पब्लिक में जो है ना प्रेस के सामने रोते हैं, उन्हें हर महीने एक रिपोर्ट भेजना होती है राष्ट्रपति के पास जिसमें लिखना पड़ता है कि हमारी सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही। तो फिर झूठी रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं जब आप प्रेस के सामने रो रहे हैं? उसको सब बातें लिख के उनको आश्वस्त करना चाहिए कि ममता बनर्जी की सरकार को जो है वो डिसमिस किया जाए। आर्टिकल 356 में इसका प्रावधान है। तो 56 इंच का सीना काम क्यों नहीं आ रहा? नहीं आप नहीं, देखिए आपको आप जो भी कहेंगे तर्कों के साथ आपको जवाब मिलेगा और आपको उसका, यदि आप उनके साथ टिके हुए तो आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अभी तक तो आप एक भी बात का मेरी जवाब नहीं दे पाए। और बताइए आप, मैं आपके और इश्यूज को हैंडल करना चाहता हूँ। नहीं, कमियां तो बहुत सारी हैं मगर उन कमियों को एकदम से तो जब वो नहीं किया जा सकता। तो फिर मैं मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हो जाइए। मैथिली शरण गुप्त साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। आप जो है आप कह रहे हो, आपके लोग लाल टीका लगा के कह रहे हैं कि यदि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा। क्या हमारे लोगों का ये कहना संवैधानिक है? उसकी प्रतिक्रिया देख नहीं, एक मिनट मेरी, अरे बात तो सुनिए ना, मैं आपको तर्क तो दे दूं पहले ना। उदयपुर में अभी कुछ दिन पहले जो है मुसलमानों ने जो है ना जलसा किया कि हिंदुस्तान में रहना है तो अकबर वो अल्लाह कहना होगा। ये क्या आर्टिकल 25 के लिए के तहत उचित है क्या? आपने सख्त कानून क्यों नहीं बनाया आर्टिकल 25 के उल्लंघन के लिए? मैं तो चिल्ला के कह रहे हैं क्या 4 सेक्शन का एक एक्ट बना दीजिए, इसे संज्ञेय अपराध बना दीजिए, अजमानती बना दीजिए। मजिस्ट्रेट केवल एक परिस्थिति में जमानत ले पाएगा यदि अपराध झूठा होगा। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत 3 दिन से 30 दिन में न्याय दे दीजिए। 15 साल की मिनिमम सजा रखिए और संपत्ति जब्त कर लीजिए। मैं विनय सर आनंद जी, आपको मैं चुनौती देता हूँ जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपकी औकात होगी आप दंगा करा दें। मैं आपको चुनौती देता हूँ, करा पाएंगे आप दंगा? या किसी कोई दूसरा व्यक्ति दंगा करा पाएगा क्या? मैं तो कह रहा हूँ क्या भाजपा दंगा करा पाएगी क्या बजरंग दल या आरएसएस दंगा करा पाएगा क्या? नहीं करा पाएगा। तो ये कानून क्यों नहीं बनाते? मैं तो रोज चिल्लाता हूँ ये बात, और ये भी कहता हूँ साथ में
कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आप हमारे वोट से चुने हुए कर दीजिए, नहीं तो मैथिली शरण गुप्त जो है ना 2024 में ऐसा करने वाले हैं। तो फिर आप उनका गुणगान क्यों कर रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त के साथ क्यों खड़े नहीं हुए? मैथिली शरण गुप्त आपको हर समाधान, आप बताइए ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान मैथिली शरण गुप्त के पास नहीं है? मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत के तहत 21 लक्ष्य के साथ हम आपको समृद्ध बना देंगे, निरोग हैं? गुप्ता जी, आपके जो है विचार बहुत सुंदर हैं और देश हित में नहीं, विचार नहीं, विचार नहीं, योजनाएं हैं, मॉडल्स हैं और उन्हें जमीन पर उतारने का संकल्प भी। मगर ये इतना आसान नहीं है जो कुछ भी ये इतना आसान है कि आप प्रवचन में जाके लोगों को जो ना ये बात बताएं और उनसे संकल्प लें, इतना आसान है बस, जिसमें आपके पास पैसे खर्च नहीं होना है। आप नॉर्मल कोर्स में जो रोज जो है 3 से 7 तक प्रवचन करते हैं, उस प्रवचन के बाद थोड़ा सा सामयिक ये भी चर्चा कर लें, और यदि आप अपने प्रवचन में वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुझे जोड़ लें तो बची खुची हम कमी पूर्ति कर देंगे। जो लोग आपकी संवाद को सुन रहे होंगे उन तक हमारी बात भी पहुंच जाएगी। मगर लेकिन यदि आपका सोचना ये है कि नहीं मैं तो मोदी भक्त हूँ, इससे आपकी मोदी भक्तता प्रारंभ होगी, तो फिर भाई ये मोदी भक्त तो फिर आपको मुबारक हो। देश हित में तो नहीं है ये मोदी भक्त में। जी जी, क्योंकि 10 सालों में मोदी जी ने, आप तो मुझे एक चीज बता दो कि एक चीज उन्होंने तो जो थोड़ा बहुत कर, एक मिनट, उन्होंने जो थोड़े बहुत कर रहे हैं उनको मार्जिनलाइज कर दिया है। नितिन गडकरी ने इतने अच्छे रोड बनाए, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से और बाहर कर दिया। तो बताइए, अभी तो लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं हम दो, हमारे दो, मैं और नरेंद्र अमित शाह और अंबानी अडानी, ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? आपने इंडस्ट्रीज का 1,78,000 करोड़ रुपए क्यों माफ किया? एक बेचारा किसान जो है ना अपना ऋण नहीं दे पाता है तो जो जब बैंक पहुंच के जो ना उसके घर की कुर्की कराने लगता है। इनकी कुर्की क्यों नहीं करा रहे हैं आप? नहीं, इसका भी होना चाहिए, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। तो फिर आपके मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? जवाब तो दे। मैथिली तो रोज ही मुद्दों को उठा रहे हैं। हाँ। और समाधान भी ला रहे हैं, मॉडल भी ला रहे हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप समस्या हमारी दूर करिए, हम खुद कर लेंगे, क्योंकि आपको तो करना नहीं। आपको तो करना नहीं है ना, आपके तो सोच और चिंतन का हिस्सा नहीं है। अदरवाइज आप बताइए, आर्टिक जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, आई डोंट नो दिनेश और आनंद जी आप किस तरीके से इसे देखते हैं, लेकिन मैं इसको इस रूप से देखता हूं, मैं उसका थोड़ा विवेचन आप तक पहुंचाना चाहूंगा। समय समय पर आतताई भारत में आए, उन्होंने आक्रमण किया और हमारी निरीह लोगों को, चूंकि वो उस तरीके की चीज के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया था, जो हमारा वैदिक ज्ञान था जिसमें युद्ध कौशल हमारी शिक्षा का इंटीग्रल हिस्सा था, उसे हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। अदरवाइज ये छोटे संख्या में आतताई भारत जैसे जो है ना योद्धाओं का सामना तो नहीं कर सकते। तो हमारे पूर्वजों ने कुछ ना कोई भूल तो की है, जहाँ युद्ध कला आपकी शिक्षा से बाहर चली गई, ठीक है ना। अन्यथा जो है उस युद्ध कला के साथ तो जो है किसी की औकात नहीं थी कि भारत को विजय हासिल कर ले, नंबर 1। दूसरी बात है कि उन्होंने बड़ी संख्या में हत्याएं की, उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्होंने 2-2 दीनारों में हमारी महिलाओं को बेचा और इसकी दीनार वो लगाए, स्तूप भी लगाए जो आज भी विद्यमान है। और उन्होंने अपनी घटिया, अपने पावर को दिखाने के लिए भारत माता के वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण जो उस समय के मंदिर थे, उनको तोड़ के वहां पर कुरूप बिल्डिंग जो है ना खड़ा कर दी। अब आप मुझे बताइए, वर्शिप प्लेसेस जैसा घटिया एक्ट ये कह रहा है कि हे भारतीय गुलामों और भारतीय गुलामों की मां गुलाम भारत माता, जो समय समय पर आतताइयों ने तेरे चेहरे पर जख्म दिए हैं, तू उन कुरूप जख्मों के साथ जी, ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? नहीं तो माननीय नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है हम नहीं हटाएंगे? आप ये बताइए कि बनारस के जिस मजिस्ट्रेट ने, जिसमें हम सब लोगों ने तालियां बजाई हैं, उसने किस अधिकार के तहत ये कहा है कि इसका मूल स्वरूप जानिए? एक्ट तो आपका कह रहा है कि मूल स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है, 15 अगस्त 1947 को जो जिस स्वरूप में होगा उसी स्वरूप में रहेगा। और उसने केवल एक ही जगह को जगह दी थी, वो थी राम जन्मभूमि। और उसमें यह भी लिखा है कि जितने विवाद किसी भी कोर्ट में चल रहे हों वो इसी सिद्धांत के तहत फाइल कर दिए जाए। और सेक्शन 4 कह रहा है कि आप इसका संज्ञान नहीं ले सकते हो। नहीं, तो इसका ये निर्णय ठीक था आपकी नजर में? कौन सा?
ये समझौता क्या ठीक था कि जो 47 में जो मैं तो जो है कह रहा हूँ कि वर्ष प्लेसेस एक्ट 1991 समेत जितने भी संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध कानून हैं उन हाँ, सबको मैं रिपील करूंगा। यदि माननीय नरेंद्र जी मोदी नहीं करेंगे तो मैथिली शरण गुप्ता के 2024 में कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जी 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 मुझे तो कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही। आपको धीरे धीरे लग रहा है, हमें तो कोई धीरे नहीं लग रहा है। हम जी धीरे क्यों करेंगे? किसी की औकात नहीं जी कि दंगा कर दे। क्योंकि सबसे पहले तो हमें रिलीजियस जो है ना, राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम एक्ट लाएंगे हम सबसे पहले। तो ना तो कोई ये कह पाएगा कि हिंदुस्तान में यदि जो है ना मेरे धर्म को मानो, नहीं तो मैं काफिर कहूंगा, तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। मैं तो सभी मंदिरों में, सभी स्थानों में, सभी शिक्षालयों में कैमरे लगा दूंगा कि कोई भी यदि ऐसी बातें, घटिया बातें करेगा तो उसे जेल भेज देंगे और उस संस्था को बंद कर देंगे और उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे। है किसी की औकात? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, है किसी की औकात? गुप्ता जी, बेसिक बात पर जो है हमें जाना चाहिए कि जो ये तथाकथित जिहादी मानसिकता के लोग हैं और जो जिसको हम धर्म कहते इन हैं, जिहादी मानसिकता के विरुद्ध प्रभावी कानून आप क्यों नहीं बना रहे हैं? जो आपके आदित्यनाथ जी बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर चलाने का एक नियामक एक्ट बना दीजिए। क्योंकि आपको डर है कि उसमें भाजपाई भी आएंगे तो उन पर नहीं करना है, हमें तो सिलेक्टिवली करना है। एक्ट क्यों नहीं बना रहे हो आप कानून के निर्माता बनाया है हमने, आपको प्रशासक नहीं बनाया है। प्रशासक के लिए तो हमारे IAS IPS होते हैं, उनके लिए आप नीतियां बनाइए। लेकिन आप जो है ना थानेदार बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, डंडा लेकर उतरना चाहते हैं और फिर मीटिंग में कहना चाहते हैं कि हम थानेदार को ऐसा हड़काया, SP को ऐसा हड़काया, DG को ऐसा हड़काया। ये आपका काम ही नहीं है। ये आपकी कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। यू आर सपोज टू ले डाउन पॉलिसी, यू आर नॉट सपोज टू इंटरफियर विद द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। आपने ट्रांसफर पोस्टिंग अपने हाथ में ले ली, ट्रांसफर पोस्टिंग आपको इनको क्यों करना चाहिए नेताओं को, जो कोई भी काम ठीक से नहीं करते हैं? यही कारण है हर चीज में आपको रेगुलेटर अथॉरिटी बनाना पड़ रही है, क्योंकि नेता काम अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। यदि नेता जो है ना निष्पक्ष काम करते तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना पड़ती है। हाँ, हाँ। विनय आनंद जी, आप तर्कों में मुझसे जो है 21 नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इतने साल का तजुर्बा और बारीकी से भरा हुआ जो गुब्बार है ना, उसका जवाब ना तो ब्यूरोक्रेट्स के पास है, ना नेताओं के पास है, ना आपके पास है। मैं समझ रहा हूँ मगर ये और मैं ये बता दूं आपको, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैंने तो हर चीज का मॉडल बना के रखा है। हमने तो ड्राफ्ट लॉ बना के रखा है। हमने तो आगे के लिए प्रोसीजर बना के रखी है कि पहले हम चाणक्य उस पर बहस करके उसे और रिफाइन करेंगे, फिर हम पब्लिक में ले जाएंगे, पब्लिक से रिफाइन करेंगे, फिर पार्लियामेंट और विधायक के बाहर जो है चंद्रगुप्तों से चर्चा करके उसे रिफाइन करेंगे। जब चंद्रगुप्तों को हर चीज कंठस्थ हो जाएगी तब वो पार्लियामेंट और विधानसभा में जाएगा। सुनिए तो ये बताइए, इतनी जो जानकारी आपके पास में बहुत बढ़िया है, आपको बहुत तजुर्बा है, बहुत जो है आप उस लाइन में रहे हैं, तो मगर ये बताइए कि आपको जीतने के लिए, आपको अपनी सत्ता बनाने के लिए आप पब्लिक की वोट चाहिए होगी। और ये वोट आप जो है, यदि आप परमिशन दीजिए, अपना काम करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं मैथिली शरण गुप्त ऐसे हालात ला दूंगा कि 3-3, 4-4, 5-5 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। बस आप अपना काम करिए, छोटा सा काम कि 10 लोगों को जोड़ने का, जगह जगह जाके प्रवचन करिए। यदि आप कोई हवन और वो करते हैं तो उसमें सब लोगों को संकल्प दिलाइए भारत का। इन्होंने तो आपके ऊपर गुलामों के लिए एक मिनट, मैं विनेश्वर आनंद जी आपसे पूछता हूँ, यदि आप 1947 में इस देश के प्रधानमंत्री बनते तो अपने देशवासियों के ऊपर क्या उन्हीं कानूनों को थोप देते जो अंग्रेजों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद आपको क्रश करने के लिए बनाए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आप में हीन भावना पैदा करने के लिए, आपको उत्पीड़ित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए और प्रक्रिया में फंसा के आपको तोड़ देने के लिए बनाए थे। वही नियम कानून आजादी के 75 वर्ष के बाद आपके ऊपर थोपे हुए हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो 15 अगस्त 2022 में ये शपथ ली थी कि गुलामी के हर अंश से हम मुक्ति दिलाएंगे। तो ये गुलामी के नियम कानून, प्रशासक और जुडिशियल व्यवस्था में उन्हें गुलामी की बदबू नहीं आती है। मुझे तो गुलामी की सड़ांध आती है। मैं तो उनको तो बदबू आ जाना चाहिए कम से कम, हमें सड़ांध आ रही है तो। नहीं तो वो मुझे बताएं कि हमको इस कारण से सड़ांध नहीं आ रही है। मुझे तो उसमें जो है ना निर्मल सुगंध आ रही है।
आपको आती है कौन सी नहीं आती है? आप जो है ना मनी